जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सबको प्रणाम। तो कल हमने मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे, मौलिक अधिकारों को पूरा पढ़ लिया था। हाँ, कुछ टॉपिक है जो मौलिक अधिकार के जैसे नीति निर्देश तत्वों के साथ में लगते हैं, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में क्या अंतर है। या एक टॉपिक ये भी बनता है कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य एक दूसरे पूरक कैसे है, तो वो पढ़ेंगे आगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाली है वो है नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा टॉपिक है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जो संविधान के कौन सी भाग में नियत है? संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 36 से 51 तक। और हमने नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया है। ध्यान रखना, जो नीति निर्देश तत्व है ये 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उससे प्रेरित है, उससे भी प्रेरित है। ध्यान रखना, उससे भी प्रेरित है, ठीक है। जो लागू कब हुआ था? 1937 में। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि जो हमने तो जो नीति तत्व है वो लिया था आयरलैंड से, परंतु आयरलैंड ने किस देश से लिया था? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड किस देश से लिया था? स्पेन से लिया था, ठीक है। आगे आयरलैंड स्पेन से लिया था। नीति तत्व के बारे में एक विचारक हुआ है जिसने बोला है, जो विचारक है ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन था? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जिस नीति तत्व के बारे में क्या कहा है, देखो जिसने क्या कहा है। इसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व है वह मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देश तत्व व मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, यानी इन दोनों को मिलाकर आत्मा कहा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को, यानी संविधानोपचार अधिकार को कहा है, ठीक है। अब हमने बात तो कर ली कि भाई नीति तत्व भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 है, और किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड स्पेन से लिया था। और आपने एक एक्स्ट्रा बात ये भी पढ़ी है कि 1935 के अधिनियम में थे, जिसे 1937 में लागू किया गया था। अब आगे देखिए तो एक बात बता दूं आपको कि जो नीति निर्देशों का मूल उद्देश्य था, यानी इसका जो मूल उद्देश्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि नीति निर्देशों का मूल उद्देश्य क्या था, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। नीति निर्देश क्वेश्चन पूछ लिया कि नीति निर्देश तत्व का मूल उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना नीति तत्व का मूल उद्देश्य है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना
आगे देखो इसको, आर्थिक व लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना है अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ना कि, इसको पूरा पढ़े तो ना कि पुलिस राज्य की स्थापना करना। पुलिस राज्य जो कि औपनिवेशिक काल में था, औपनिवेशिक काल में था। औपनिवेशिक कहने का मतलब क्या है, ब्रिटेन के जब हमें क्या थे, अधीन थे, यानी ब्रिटेन के हमें गुलाम थे, उसमें जो पुलिस राज्य था वैसे राज्य की स्थापना नहीं करनी है। जबकि नीतियों का मूल अर्थ ये है कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक अर्थ में देखे तो एक अर्थ में इतना ही निकलता है, एक शब्द में देखे तो एक शब्द में देखे तो इतना ही निकलता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, ये तो अपने इस नीति तत्वों की मूल उद्देश्य पढ़ लिया। अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो सबसे पहला अनुच्छेद आता है इसका, अनुच्छेद कौन सा आता है, 36 अनुच्छेद आता है, 36 आता है। अनुच्छेद 36 में क्या कही गई है, इसमें यह कही गई है कि भाग 4 में राज्य शब्द का, देखो यहाँ पर दिया गया राज्य शब्द का अर्थ, राज्य शब्द है, और ये बात कही गई है कि भाग 4 में जो राज्य शब्द है, यानी अनुच्छेद 36 में जो राज्य शब्द है उसका अर्थ, इसका अर्थ जो भाग 3 में है, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है, वही अर्थ इसका है, 12 में है, वो ही अर्थ है, वो ही अर्थ है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 36 में यह बात कही गई है कि अनुच्छेद 36 में जो राज्य शब्द है वो शब्द भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है, वो ही अर्थ 36 भाग 3 के अनुच्छेद 36 में है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अनुच्छेद आता है 37। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति तत्व है वो क्या है, इस राज्य की मूलभूत और विधि बनाने का तत्व है, यानी राज्य का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 37 में क्या है, अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि नीति तत्व देश के शासन में नीति निर्देशक तत्व है, देश के शासन में, देश के नीति तो देश के शासन में मूलभूत है, यानी राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वो लोक कल्याणकारी राज्यों के बारे में ध्यान रखकर, लोक कल्याणकारी समाज के बारे में ध्यान रख के वो क्या बनाए, अपनी नीति बनाए, अपनी क्या बनाए, नीतियाँ बनाए। अब एक अनुच्छेद जो मेन अनुच्छेद आता है 38, और अनुच्छेद 38 में आपको पता है क्या कहा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। ये तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करें तो नीति तत्व को विभाजित किया गया है। देखो जो नीति तत्व है, अनुच्छेद 38 बता दिया, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की, लोक कल्याणकारी राज्य की बात। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दे
तो मैं बता रहा हूँ कि नीति तत्वों को बांटा गया यानी भाग। तो ध्यान देना, सरलतम रूप लेने के लिए हमें यानी इस अपनी पुस्तक में हमें इसको 4 भाग में बांटेंगे, परंतु संविधान में इनको 3 भागों की उम्मीद पड़ती है। 3 भाग कौन कौन से पड़ती है? पहला भाग पड़ता है, वो पड़ती है समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत के रूप में। और दूसरा पड़ती है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा पड़ती है बौद्धिक उदारवाद, बौद्धिक उदारवाद। ये क्या बड़े अपने संविधान के रूप में पढ़ते हैं, परंतु अपनी पुस्तक में इनको 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, अपनी पुस्तक में इनको कितने भागों में बांटा गया है? अपनी पुस्तक में इसको 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से? अभी देखो, पहला भाग है आर्थिक, पहला कौन सा है? पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, सुरक्षा संबंधी सिद्धांत यानी 3 तत्व है। दूसरा सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। और तीसरा पंचायती राज, ध्यान देना, पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत यानी 3 निर्देशक तत्व। ठीक है, निर्देशक तत्व है। और अंतिम जो चौथा रूप है वो अपना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। हमने 3 भाग 4 इसमें 4 भाग में बांटा है। पहला बांटा है आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत है, और दूसरा बांटा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है, और तीसरा बांटा है पंचायती राज प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व है, और चौथा बांटा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो ध्यान दो कि जो अपना आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है उसमें कौन कौन से भाग और कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। पहला जो अपना अनुच्छेद है, पहला भाग है अपना आर्थिक वाला है, उसमें कौन सा आता है? आर्थिक वाले में कौन सा आता है? अभी देखो, आर्थिक वाले सबसे पहला अनुच्छेद आता है 39। ध्यान देना, सबसे पहला अनुच्छेद आता है 39, और 39 में क्या कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन के लिए पर्याप्त धन करने का अधिकार यानी समान अवसर दिया जाएगा। स्त्री और पुरुष को समान अवसर की बात की गई है। पुरुष व स्त्री को समान अवसर के बारे में, समान अवसर के बारे में हमें किस में दे दिया गया है? अनुच्छेद 39 में, और पहला आर्थिक क्षेत्र उसमें दिया गया है।
ठीक है। साथ में सामुदायिक जो क्षेत्र जो भौतिक है संसाधन है उनको स्वामित्व के आधार पर यानी सबके समान के आधार पर बांटना का अधिकार दिया गया है। और स्त्री और पुरुष को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का भी अर्थ इसमें दिया गया है। हालांकि मैंने अनुच्छेद 16 में भी पढ़ा था, परंतु वो अधिकार था और ये राज्य को निर्देश दिया गया है, वो तो खुद एक हर एक पर्सनल एक व्यक्ति का अधिकार था अनुच्छेद 16 में। जबकि ये क्या है, राज्य को देना अनिवार्य राज्य का निर्देशक तत्व है कि राज्य खुद देगा आपको कि एक स्त्री और पुरुष अगर एक ही पोस्ट पर कार्य कर रही है, एक ही पद पर कार्य कर रही है, तो दोनों के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ना कि दोनों के लिए अलग अलग वेतन। सबको एक समान वेतन मिलेगा। ठीक है। साथ में श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति पर तथा बालकों के आर्थिक शोषण है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है। ये तो मैंने अनुच्छेद 39 के बारे में बात की है। जबकि इसमें अनुच्छेद हो रहा थे, जिससे पहले अनुच्छेद बता देता हूँ कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41 इसमें आता है, 41 इसमें आता है, अनुच्छेद 42 इसमें पढ़ेंगे, अनुच्छेद 43 इसमें पढ़ेंगे, अनुच्छेद 44 इसमें पढ़ेंगे और अनुच्छेद 48 इसमें पढ़ेंगे। ध्यान देना, अनुच्छेद 43 कै भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर रोजगार देना और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना, बेकारी प्रथा नहीं होनी चाहिए, वृद्धावस्था में उनकी व्यवस्था करना, यानी वृद्धावस्था होगी, वृद्ध हो गए तो उनके जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करवाना, ये बात किस में की गई है? अनुच्छेद 41 में की गई है। अनुच्छेद 41 में कौन सी बात की गई है? वापस देख लो। अनुच्छेद 41 में ये बात की गई है कि सभी जो लोग हैं उनको क्या, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी सामर्थ्य के आधार पर क्या किया जाए? उनको रोजगार दिया जाए, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबका ही हुआ, शिक्षा प्राप्त की जाए, बेकारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये बात अनुच्छेद 41 में की गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 42 है जो वेरी मोस्ट है, वो बात क्या है? वो महिला से संबंधित है। वो बात इसमें है कि कोई मानवोचित दशा होती है, मानी ऐसी दशा, या आप ऐसे कह दो कि जब स्त्री प्रसूता अवस्था में हो यानी गर्भावस्था में हो, तो उस समय उस स्त्री को जिस पोस्ट पर वो कार्य करी है उस पोस्ट से सवैतनिक उनको छुट्टी देने का कार्य न करने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। यानी उस महिला को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। अनुच्छेद 44 में सवैतनिक अवकाश की बात की है, सवैतनिक। ठीक है, सवैतनिक अवकाश की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 42 में। यानी जो वेरी मोस्ट बात है ये है कि प्रसूता अवस्था में महिला को छुट्टी यानी कार्य न करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। और इसमें वेतन भी उसका नहीं काटा जाएगा। और अनुच्छेद 43 है जो क्या है? वो है कृषि उद्योगों से संबंधित। जैसे राज्य को कानून ये बनाया गया है कि श्रमिक लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जो जीवन है उसको चलाने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए वो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने अवसर प्राप्त कर सकता है। यानी अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने आप का जो जीवन निर्वाह करने के लिए वो सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान यानी अपने जो भी कार्य वगैरह है वो कार्य कर सकता है। ठीक है। आगे ध्यान देना, इसमें कुटीर उद्योगों की बात की गई है। कुटीर उद्योगों की बात इसमें की गई। अनुच्छेद 43 में भी कुटीर उद्योगों की बात की गई है। 43 में किसकी बात की गई है? कुटीर उद्योग की भी बात की गई है। एक बात बता दूं, अनुच्छेद 43 से 42 संविधान शोधन 33 में कुछ बातें जोड़ी गई थी। ध्यान देना, अनुच्छेद 43 में 42 संविधान शोधन के द्वारा 2 बातें जोड़ी गई थी। पहली बात तो देखो, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? कौन कौन नीति तत्व जोड़े गए? तो ध्यान देना, दो जोड़े गए। पहला जोड़ गया कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। पहला जोड़ा गया इसमें कमजोर
कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। और दूसरा, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाना। कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। ये किसमें 42 संविधान शोधन के द्वारा ये दो नीति तत्व है और जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 43 का में एक बात ये भी कही गई कि श्रमिक लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र, जिस औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करिए उनमें उनका योगदान होगा। उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कार्य क्षेत्र शैली के बारे में पूछा जाएगा, उनके क्वालिटी के बारे में उनसे पूछा जाएगा, किस प्रकार कार्य उनके बारे में सब उसको जानकारी दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में यह है कि कृषि व पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से चालन करना। वेरी मोस्ट बात इसमें यह है कि जो कृषि है वो कृषि व पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से करना, यानी उनको वैज्ञानिक रूप देना, उनका पालन पोषण करना, उनका जो पशुओं का जो वध है उनको रोकना, उनकी नस्ल जो खराब है उन नस्लों को रोकना। ये बात इसमें की गई है। ठीक है, ये अपना आर्थिक सुरक्षा संबंधी तो है, उसका टॉपिक पूरा होता है। अब दूसरा अपने भाग बांटा, दूसरा भाग इसमें अपने लिया था, वो भाग लिया था सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी सुरक्षा। दूसरा लिया था सामाजिक से संबंधित। कौन सा लिया था? सामाजिक संबंधित। और सामाजिक संबंधित इसमें अनुच्छेद कौन कौन से है? इसमें मैंने एक बात 44 बता दिया था, ये नहीं है। इसमें जो बात की थी वो है, इसमें अनुच्छेद कौन कौन से है वो है अनुच्छेद 44, 45, 46, 47, ये 4 अनुच्छेद इसमें दी गई है। अब देखो अनुच्छेद 44 में क्या है। आपको ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा था पीछे भी, और इसको याद करने का सामान्य अर्थ है कि इधर भी 4 है इधर भी 4 है, दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या समान है? एयर मोस्ट है, और बता देता हूँ मोस्ट अनुच्छेद है ये। इधर भी 4 है इधर भी 4 है, दोनों क्या है? समान, यानी क्या है? समान आचार संहिता। बहुत खाने वाला आचार को नहीं है, आचार है ये, आचार संहिता, यानी सभी लोगों के लिए समान आचार संहिता, समान कानून की बात है इसमें की गई है। और अनुच्छेद 45 भी आपको जाना मानना है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया था? जोड़ा गया था क्या? 86वें संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था ना? हाँ, वही है इसमें। ठीक है, संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इसमें क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसमें दी गई है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसमें दी गई है? बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 है जो 6 संविधान शोधन 2002 के द्वारा 86वां संविधान शोधन 2002 के द्वारा संशोधन किया गया था, और उसमें क्या जोड़ा गया कि बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। ध्यान देना, इसके तहत अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ा गया था? और एक मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और एक ये जोड़ा गया था। 3 बात इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब ध्यान दो अगला। अब अनुच्छेद 45 की बात कर चुके हैं। 46 अनुच्छेद 46 में क्या है? ध्यान दो। अनुच्छेद 46 में ये है कि राज्य अपनी जनता उनके पिछड़े वर्ग है, उनकी विशेष जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियों के लिए आर्थिक हितों की उन्नति के लिए क्या करेगी? विशेष प्रावधान करेगी। यानी पिछड़ी जनजाति है, पिछड़ी
जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा, यानी उनको सामाजिक अन्याय होने से रोकेगा, उनका शोषण रोकेगा, शोषण रोकना। यह बात किसमें की गई? अनुच्छेद 46 में की गई है। पिछड़ी जनजाति या अनुसूचित जाति या जनजातियों के हितों की रक्षा या शोषण को रोकना, वो बात अनुच्छेद 46 में की गई है। और अनुच्छेद 47 में क्या है? जो बात है हर व्यक्ति पर लागू होती है, यानी मादक पदार्थ जो स्वास्थ्य का हानिकारक है उनको रोकना, मादक द्रव्य पदार्थों से उन प्रतिबंध लगाना। जो सीधा सी बात कहे, जो ये कहती है ना तानसेन, जर्दा वगैरह, ये उनको रोकना। मादक पदार्थ जो स्वास्थ्य का हानिकारक हो, मादक पदार्थ पर प्रतिबंध, यानी लोगों को जागरूक करना कि आप मादक पदार्थ का सेवन करते हो तो आपको क्या है? हानि हो सकती है। आप मादक पदार्थ सेवन करते हो तो आप पर क्या होगा? आपका स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्यान देना, अनुच्छेद 48 का भी इसमें जोड़ा गया है। एक बात ध्यान देना कि 42वां संविधान शोधन हुआ था, कब हुआ था? 76 में। उसमें एक इसमें अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 क्या जोड़ा गया था? नहीं कि 48, तो 48 उसमें है, 48 क्या इसमें जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा करेगा। क्या करेगा? राज्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन्य जीव सुरक्षा करेगा, यानी पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा किस में जोड़ी गई? अनुच्छेद 48 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद में क्या जोड़ा गया? पर्यावरण सुरक्षा व वन्य जीव सुरक्षा जोड़ी गई, वन्य जीव सुरक्षा इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, ये बात अपने दो नीति तत्वों के बारे में बात कर चुके हैं। और तीसरा जो नीति तत्व है आ रहा है, जो भाग बांटा था, वो कौन सा आ रहा है? तीसरा नीति तत्व कौन सा है? तीसरा नीति तत्व है पंचायती राज व पंचायत प्राचीन स्मारक व न्याय संबंधी अधिकार। तो पंचायती राज का नाम आते ही आपको एक बात याद आ रही होगी कि पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है, जो गांधी जी के द्वारा दी गई थी, जिसके बाद 13वां और 14वां संविधान शोधन के तहत क्या कर दिया गया था? उनके लिए अलग भाग निर्धारित कर दिए गए थे। तो पंचायती राज यानी तीसरा कौन सा है अपना? पंचायती राज है ना। और पंचायती राज में आपको पता होगा सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 40 आता है। इसमें मात्र 3 अनुच्छेद है, एक तो अनुच्छेद 40, एक 49, एक 50। क्यों? देखो, इसमें पंचायती राज दिया रे, प्राचीन स्मारक दिया रे, एक दिया न्याय संबंधित। तो न्याय संबंधित इसमें है, पंचायती राज जो प्राचीन स्मारक इसमें है, और पंचायती राज 40 में है। यानी अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में आपको ये दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। और आपको याद भी होगा कि 73वां व 74वां संविधान शोधन के तहत पंचायतें व नगर पालिका जोड़ी गई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज लेकर आई थी। ठीक है, अब अनुच्छेद 49 की बात करें तो 49 में क्या है? प्राचीन स्मारक है, यानी जो ऐतिहासिक स्मारक है, जो प्राचीन स्मारक है, प्राचीन स्मारक व ऐतिहासिक स्मारक व ऐतिहासिक जो स्मारक है, ऐतिहासिक वस्तु है, वह स्मारक है, वस्तुओं को क्या करना? राष्ट्रीय महत्व की जो घोषित है उनको क्या रखना? सुरक्षित रखना। आप सरकार करते हुए बनता है कि उनको सुरक्षित रखिए, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित, प्राचीन स्मारक को ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उनको हानि न पहुंचने देना। ठीक है, 50 में क्या है? 50 में यह एक न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से
कार्यपालिका से पृथक यानी अलग, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक अलग रखा गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका में नहीं जुड़ेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका में नहीं जुड़ेगी, ध्यान रखने इस बात का। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है, न्यायपालिका को अलग रखा गया है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र रहेगी। और अंतिम अपना मौलिक अधिकार जो नीति तत्व है वो उसके पूरा नाम से पता चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, यानी राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखेगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। इसमें अनुच्छेद मात्र एक ही आता है, वो अनुच्छेद आता है 51। कौन सा आता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 इसमें एक आता है, जिसमें क्या कहा गया है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा और जो अलग पास के जो पड़ोसी राष्ट्र है उनके साथ न्यायपूर्ण समानतापूर्ण व्यवहार करेगा और अपनी जो नीति है उनको बढ़ावा देगा। मध्यस्थता के साथ उसको क्या करेगा? सुलझना करेगा। अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो मध्यस्थता के साथ करेगा, शांति स्थापित रखेगा, शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना। ये तो अपने क्या थे? नीति तत्व तो है उनके भाग में बांटे थे। अब इसका अगला टॉपिक आता है जो इस साल का वेरी मोस्ट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है नीति तत्वों का महत्व है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व, नीति तत्व का निर्देशक तत्व का महत्व है। ठीक है, और महत्व क्या है? महत्व में अपन पॉइंट की बात करेंगे। पहला महत्व कौन सा आता है? पहला महत्व आता है शासन के लिए आचार संहिता, शासन के लिए आचार संहिता। और दूसरा कौन सा आता है इसमें? दूसरा इसमें आता है लोक कल्याण का राज्य की रूपरेखा, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, राज्य की रूपरेखा, लोक कल्याण का राज्य की रूपरेखा इसमें। और तीसरा इसमें क्या आता है? शासन के मूल्यांकन का आधार। तीसरा कौन सा इसमें? शासन के मूल्यांकन का आधार, शासन के मूल्यांकन का आधार। और चौथा कौन सा इसमें? संविधान के क्रियान्वयन में सहायता, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। और पांचवा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक आता है। यानी अपन इसमें नीति तत्व के महत्व में बात की तो नीति तत्व में 5 महत्व बात की है, नीति तत्व के 5 महत्व में बात की है। पहला महत्व क्या है? शासन के लिए आचार संहिता, शासन के लिए एक आचार संहिता फिक्स कर दी गई है कि जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय बना दिया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आ गया, वो सब इसके लिए निर्धारित किया गया है, जिसकी कोई अवहेलना, सरकारी अवहेलना नहीं कर सकती, प्रजा अवहेलना नहीं कर सकती। दूसरी बात इसने ली है लोक कल्याण राज्य की रूपरेखा, यानी लोक कल्याण का राज्य रूपरेखा प्रदान करता है। लोक कल्याण का राज्य लोकतंत्र है, इसमें लोक कल्याण का राज्य बन रहे, यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र अपनाया गया है, आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित की गई है, लोगों के बीच आर्थिक व सामाजिक भेदभाव नहीं करेगा। लोक कल्याण का राज्य की रूपरेखा दिखाता है। शासन के मूल्यांकन का आधार, नीति तत्व शासन का मूल्यांकन आधार बनता है
क्यों कि सरकार ने पहले ही इनको एक कर्तव्य दे दिया कि आप इस प्रकार से वहाँ पर शासन चलाओगे तो इससे वहाँ की जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, वहाँ का उस सरकार के द्वारा कैसा शासन चलाया जा रहा है, इस नीति तत्व के तहत क्या किया जाएगा, हम मापदंड के देख सकते हैं। साथ सरकार के जो कार्य है उनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले ही हमने एडवाइस दे दी है, हमने पहले ही उनको फिक्स कर दिया है कि भाई इस प्रकार शासन करना है। आप ऐसे नहीं अपनी मर्जी शासन नहीं कर सकते, क्योंकि मर्जी शासन करना है तो वहाँ प्रजातंत्र होता है, यहाँ पर लोकतंत्र रहता है, यानी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जो जनता के प्रति शासन होता है। और जनता के प्रति शासन के लिए नीति तत्व अपनाए गए, और नीति तत्व अपनाने में आपने देखा होगा उसमें क्या किया गया है, उसमें ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बातें की गई है। फिर अगला देखिए संवैधानिक क्रियान्वयन सहायता। संवैधानिक क्रियान्वयन सहायता इसलिए हो गई क्योंकि आपने देखा होगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, और न्यायालय को एक अधिकार दे दिया गया कि आपने जो निर्णय दे दिया, आपने जो एक उत्तरदायित्व सरकार बनाई या आपने जो कोई नियम बनाए उनका अवहेलना करेगा तो आप उनको दंड दे सकती हो। ये इसमें क्या है, शासन क्रियान्वयन में सहायता बन रहा है। क्यों शासन किसके प्रति उत्तरदायी है, उस सत्ता की, उस प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायता, यानी स्त्री और पुरुष के बीच जीविका के साधन है दोनों के लिए समान रखा गया है, समता का केंद्रीकरण किया गया, यानी एक साथ रखा गया है। स्त्री और बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी स्त्री और बाल श्रम आप नहीं करवा सकते। जैसे मान लो प्राचीन समय में क्या होता था, स्त्री देह शोषण होता था, और ये क्या है, एक मानवीय व्यापार होता था, वो मानवीय व्यापार रोक दिया गया। और वर्तमान में ये कह दिया गया कि स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, और बालकों का आप शोषण नहीं कर सकते। तो वो सब बात इसमें निर्धारित की गई है। और रोजगार के साधन सबके लिए उपलब्ध है, एक साथ उपलब्ध है, एक जैसे उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि नीति तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इनसे हम सरकार को सीखने, वो सरकार के लिए कर्तव्य के रूप में कार्य कर रहा है। सरकार को कर्तव्य दे दिए गए कि आप इस प्रकार से कार्य कीजिएगा, सरकार को कर्तव्य ही है, ध्यान रखना ये सरकार के कर्तव्य। और कुछ जैसे पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 39 पॉइंट मिल रहा है। जैसे इसमें का तो क्या कहा गया था कि समान जो स्त्री पुरुष समान वेतन की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, वो बात अनुच्छेद 16 में पढ़ चुके अपन। तो वो क्या, वहाँ पर व्यक्ति पर्सनली अधिकार है, जबकि यहाँ पर सबका सार्वजनिक ये क्या है, सबके लिए। यह सरकार का कर्तव्य बनता है कि आप एक पद के लिए एक स्त्री और पुरुष में आप भेदभाव नहीं कर सकते, वो समान रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी बात करें तो इसमें जो नीति तत्व क्रियान्वयन किससे क्या क्या था, यानी क्रियान्वयन देखिए किस किस बढ़ाया गया। जैसे क्रियान्वयन देखिए तो इनके लिए कुछ पॉइंट आते हैं। जो नीति तत्व है उनका क्रियान्वयन देखिए, नीति तत्व का क्रियान्वयन क्या है, क्रियान्वयन देखिए तो क्रियान्वयन की अगर अपने उदाहरण देखिए तो सबसे पहला उदाहरण मिलता है कि पहला संविधान शोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, भूमि सुधार जोड़ा गया। यानी आप भूमिदार, पहले क्या जमींदार बन जाते थे, जमींदार होते उनके पास 100, 200, 300, 400, 500 का जमीन होती थी, और वो क्या करते थे, शासन लोगों को क्या करते अपने उन हिस्सेदारी के आधार पर देते थे, तो उन पे रोक दिया गया, भूमि सुधार कानून किया गया। उसके बाद पंचायती राज स्थानीय स्वशासन लेकर आए थे। कौन सा संशोधन है, 13वां 74वां। यानी दूसरी बात हम देखें तो स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज ये शब्द इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, जो मैंने बता दिया कि ये कब आया था, पंचायती राज आया था 73वां व 74वां संविधान शोधन, इसमें बहुत पहले बता चुका हूँ कब आया था, 1992 में, ठीक। उसके बाद अगर और देखें थोड़ा सा तो इसमें पंचवर्षीय योजना, प्राचीन समय से पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है क्या, 12 पंचवर्षीय योजना आ गई। 2012 से 2017 तक आ गई ना, यानी 12 पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें जो क्रियान्वयन देखे तो उदाहरण आ गया। फिर कमजोर वर्गों को कल्याणकारी, कमजोर वर्गों के लिए एक संविधान शोधन किया गया था, 95 संविधान शोधन किया गया था, जिसमें क्या गया था उनको अलग एक बनाया गया है, अलग अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अलग आयोग बनाया गया है, वो इसमें आता है। कमजोर वर्गों का कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण इसमें किया गया है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा दी गई है,
समाज सुरक्षा दी गई है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार जो गारंटी आती है, जैसे मनरेगा हो गई, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर जो का संचालित हो गई, इसमें क्या गया है, समाज सुरक्षा दी गई है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा दी गई है। सामाजिक सुरक्षा आपने देख लिया होगा, इसमें मैंने मनरेगा बताया है, मनरेगा बताइए, और वृद्धावस्था पेंशन बताइए, वो क्या सामाजिक सुरक्षा के अंदर आती है। ठीक है, और देखिए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दी गई है। देखो इसको ध्यान देना कि अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रावधान, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। देखो इसमें अनिवार्य क्यों गया, यानी हर बच्चे को क्या है कि प्राथमिक शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसमें साथ साथ बड़े उद्योग राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। जैसे आप देखो जीवन बीमा हो गई, जो LIC हो गई, परिवहन हो गया, कोयला खान हो गई, उनका क्या राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। जैसे इसीलिए किया गया ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इसमें साथ साथ में आपने देखा होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उसमें क्या है आपने देख लो, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है, तो इसमें आता है। और साथ में हम देखा होगा संपत्ति के अधिकार संबंधित व्यवस्था भी की गई है, यानी संपत्ति के जो मौलिक अधिकार उसको हटाकर क्या कर दिया गया, अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, संपत्ति के अधिकार इसको मौलिक अधिकार से अपने हटा दिए हैं, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से अपने हटा दिए। तो ये अपने कुछ है। और एक बात आपने इसमें क्रियान्वयन में देखो तो अंतिम बात रूप से देखे तो वही बात जो अनुच्छेद 39 वाले में बार बोल चुका हूँ, इस टॉपिक से मेरी मोस्ट बात उठ के आती है। जैसे 39 हो गया, 40 हो गया, 42 वाला हो गया, और 44 वाला हो गया, 45 हो गया, 51 हो गया, क्या कुछ अनुच्छेद मोस्ट है। तो आप देखो कि समान कार्य तो समान वेतन का भी एक इसमें नीति तो वेरी मोस्ट बात उठ कर आती है, जो अनुच्छेद कौन सा है, 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, उसे अलग रूप से आ जाता है। तो ये अपना नीति तत्व था। इसमें हमने लमसम सभी टॉपिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। कुछ टॉपिक है जैसे मौलिक अधिकार तत्वों के बारे में जो साथ में है उनको हो गया, और मौलिक कर्तव्य हो गया। अगला जो वीडियो आ रहा है उस अगली वीडियो में मौलिक कर्तव्य आएगा, और मौलिक कर्तव्य के बाद नीति तत्व है और जो मूल अधिकार में संबंध है वो बताया जाएगा, और मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है कैसे, वो भी इसमें अगले टॉपिक में बताया जाएगा। जय हिंद, जय श्री बालाजी की।